यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ही आज यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत बेसब्री से इंतजार था इस दिन का, जिस दिन हमने बिजनेस की शुरुआत की थी उस वक्त से इंतजार था, और वक्त सामने आके खड़ा हो गया और विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ही इस स्टेज पे खड़ा हूँ आज। थैंक यू। एक बात बोलूंगा, इस दुनिया में बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, हाँ कि ना? सबसे पहले मैं उस डिवाइन पावर को, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज 29 जुलाई का एक योग बनाया, जिसकी वजह से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये डायमंड शिप में यहाँ पे मौजूद है। अगर ऊपर वाला चाहता नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ऊपर वाला चाहता था तो ये दिन आया। मैं जरूर चाहूंगा, ईश्वर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। धन्यवाद मेरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, जिन्होंने बड़े प्यार से पाला है मुझे। इतना अच्छा बचपन उन्होंने दिया, कभी प्रॉब्लम होने नहीं दिया। हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। अगर मैं परिवार की बात करूं, फैमिली की बात करूं, मैं हूं, भाई मेरा बैठा हुआ है, पापा मम्मी हैं, 4 मेरी बहन है। उस परिवार में मेरे पिताजी का एक ड्रीम था कि लड़के को पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा करवाएंगे। उनके दिमाग में बात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि मेरे पिताजी भी कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन हमारे बाबा के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट करा पाए। उनके दिमाग में कसक था, पैसा नहीं था तो उनके दिमाग में कसक था कि हमने उस लेवल पे पहुंच पाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बार बेटे को पहुंचाना है। तो उन्होंने जो भी जीवन में कमाया, जो भी वॉटेवर, आपको मैं बताता हूं, मेरा घर झोपड़ी का घर है, 4 बहन 1 भाई, मम्मी पापा, आय का कोई संसाधन है नहीं, खेती कुछ है नहीं, जो थी वो बंटवारा हुआ नहीं तो अपने को मिला नहीं, तो दुनिया भर की समस्या हुआ करती थी। लेकिन पिताजी ने कभी इस चीज को देखा नहीं कि मेरे बाद भी उनकी 4 बेटियां हैं। सिर्फ एक ही बात वो बोला करते थे, अरविंद मैं आपको बताता हूं, जिस ब्लॉक का मैं रहने वाला हूं, भौगोलिक ब्लॉक पड़ता है मेरा, संत कबीर नगर के अंदर जिस ब्लॉक का मैं रहने वाला हूं, उस इलाके की मैं बात करता हूं। उस वक्त में जब मैं पढ़ाई करता था, पिताजी मुझे साइकिल से बैठा के छोड़ा करते थे। बहुत सारे रईस लोग वहां पे रहते थे, लेकिन किसी का बच्चा वहां पे पढ़ता नहीं था। आता जाता, जब भी मैं घर पे आता जाता था तो हर आदमी एक ही बात बोलता था, यादव जी अपने लड़के को लेके सती हुए हैं, ध्यान नहीं देते हैं, धूप है, बरसात है, सिर्फ लड़के के पीछे दीवाना हो रखे हैं। और पापा को भी लोग बोलते थे दुनिया भर की बातें, तो पापा एक ही बात बोलते थे, बोले अरविंद ये जो लोग बोल रहे हैं इनको बोलने दो, हम जहां पे हैं, जो हमारे परिवार में जो जिल्लत है, जो दिक्कत है, हम सिर्फ तभी बाहर आ सकते हैं जब तू कुछ बड़ा करके दिखाएगा। रिश्तेदारों में भी जब भी मैं जाता था, किसी भी जानने वाले व्यक्ति से मिलता था, हर आदमी एक ही बात बोलता था, पिताजी आपके बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए पिताजी की, और कुछ जल्दी से बड़ा करके दिखाओ आप। तो मैं छोटा था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैं समझ भी नहीं पाता था उतनी बातों को, लेकिन हर व्यक्ति ये बात बोलता था तो दिमाग में एक बात रहती थी, यार कुछ बड़ा करना है। जैसे तैसे करके पढ़ाई हुई, और मैं भी बताता हूं, पढ़ाई करने के लिए भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आईसीएसई बोर्ड में मैं पढ़ता था, जहां पे पॉसिबल नहीं था कि मजदूरी करके लड़के को वहां पे पढ़ाया जाए। धन्यवाद देता हूं मैं अपने पिताजी का, कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे दिन रहे हैं कि हमने गेहूं तो उबाल के खाया है, लेकिन अगर ड्रेस चाहिए तो टाइम पे ड्रेस आके अवेलेबल था, फीस जमा करनी है तो टाइम पे फीस जमा होती थी। उन्होंने कभी ये बात एहसास नहीं होने दिया कि बच्चा गेट के बाहर खड़ा रहेगा। बहुत मेहनत करा उन्होंने। सिर्फ जब भी मैं उनको मिलता था, जब भी मैं उनको देखता था, तो सिर्फ एक ही बात होती थी, साला अंदर से एक बात रहती थी, यार कुछ बड़ा करके दिखाना है, लेकिन उसमें मैं खरा नहीं उतर पा रहा था। पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे हुई, 9th हुआ, हाई स्कूल हुआ, बहुत बार तो ऐसी इतनी दिक्कत हुई कि ब्याज पे पैसा लेके एडमिशन कराया गया। कभी किसी से मांगा जाता था, कभी किसी से मांगा जाता था, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पाती थी। जैसे तैसे करके पढ़ाई हुई, हाई स्कूल में पास हुआ, इंटर किया। पिताजी का सपना था, डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंटर किया मैं। अपीयरिंग इंटर में मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद आप सोच के देखिए, जिस परिवार में खाने की व्यवस्था नहीं है, गेहूं उबाल के खाया जाता था। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे दिन हुआ करते थे, दूसरे के वहां से रात में 9-9 बजे आटा मांग के आता था। जब आटा मांग के आता था, बारिश का समय था, एक बार का याद है, मम्मी गई, हमारा एक पुरवा इधर है, दूसरा दूसरी जगह है, दूसरे के घर पे गई, आटा मांग के लेके आ रही थी, और रास्ते में वो भी फिसल गई, गिर गया, और उस दिन खा नहीं पाए। घर का हर व्यक्ति बैठ के रो रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि अब जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता,
अब यहाँ से हम निकल कर बाहर नहीं आ सकते। तो मैं बैठ के एक ही बात सोचा करता था, हो ना हो यार, इससे तो बाहर आना है। पढ़ाई लिखाई किया, इंटर पास आउट किया, फिर इंटर में ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। इतना मैं टॉपर नहीं था पढ़ाई में, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर वाला कुछ अलग कराना चाहता था। जैसे तैसे करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो डॉक्टर बनाना चाहते थे मेरे पिताजी, मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया वहां पे, थैंक यू। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद बारी एडमिशन कराने की आई, तो आप सोच के देखो, जिस परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं है और जिस दिन सिलेक्शन हुआ था घर में खुशियां थी, ऐसे मानो कि किसी के घर में दिवाली मनती हो, ऐसे मेरे घर में मनाया जा रहा था। और गांव का, मेरा छोटा सा गांव है 9 घर का, और गांव का हर आदमी दुखी था। दुखी इस बात से था कि ये भी हमारे बराबरी में आ जाएंगे। और मिठाई तक बट गई, खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ वहां से लाके मिठाई बट गई। बहुत खुशी थी घर से। फिर एडमिशन कराने की बारी आई, हम और पापा गए एडमिशन कराने के लिए, और वहां पे एडमिशन की जब बात आई तो पता चला कि एडमिशन के लिए रोकड़ा भी चाहिए, जो कि अपने पास नहीं था। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त कोई साथ नहीं था। जब जरूरत थी तो किसी ने साथ नहीं दिया, और एडमिशन हो नहीं पाया। मैं वापस चला आया। वापस आने के बाद दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार अब क्या होगा, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और मम्मी किसी भी ओकेशन पे किसी रिश्तेदार, ये दुनिया भाई साहब, ये दुनिया रहम नहीं करती किसी के ऊपर। ये दुनिया को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, और जब भी इसे मौका मिला इन्होंने रगड़ के रखा। मम्मी गांव में जब भी किसी के पास जाती थी, जैसे 4 औरतें इकट्ठा होती थी और कुछ ना कुछ समझा के भेजती थी। रिलेटिव्स के वहां जाती थी तो लोग ऐसा नहीं कि खुशी ला दे, जो दुख है उसको कम कर दे, उसको बढ़ा के रखते थे। वो जाके जब भी किसी के वहां जाती थी तो हर आदमी एक ही बात बोलता था, बिटिया बड़ी हो गई है। मेरे से बड़ी मेरी 2 बहन है और मेरे से छोटी मेरी 2 बहन है। लोग बोलते थे बिटिया बड़ी हो गई है। और जब हर आदमी मम्मी को बोलता था, जितनी मेरी मम्मी को समझती उतना वो करती थी। जब हर आदमी ये बात को बोलता था तो मम्मी आती थी, पिताजी के सामने बैठती थी, और बैठ के जो बात वो बोलते थे वही बात बोल के पिताजी से लड़ती थी। मैं साला सामने बैठा रहता था, करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपने पास कुछ भी ऐसा मौका नहीं था कि करके दिखाऊं, कुछ करूं कि ये वाला जो लफड़ा है खत्म हो जाए। और मैं हट के किनारे निकल के चला जाया करता था। सोचता था भगवान इससे बाहर कैसे आ सकते थे। जो इन्होंने पढ़ाया वो भी खत्म हो गया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मौका नहीं है, अब क्या होने वाला है। और लोग जब बात करते थे, रिश्तेदार ऐसे बात करें, आदमी बोलता सर क्या जरूरत है इतनी दम लगाने की, जीवन मिला है, जीना चाहिए, क्या जरूरत है पैसे कमाने की, क्यों पैसे पैसे की आप बात करते हो। लेकिन भाई साहब मैं एक ही बात बोलता हूं, उस वक्त तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जब तक आपको जरूरत नहीं है उस वक्त तक पैसे की जरूरत नहीं लगती है। लेकिन जिस दिन पैसे की जरूरत होगी, जो भी बंदा बोलता, कोई व्यक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं सारे लोग? क्या बोलते हैं सारे लोग? जब जरूरत पड़ी तो किसी ने साथ नहीं दिया, और उसके बावजूद लोग ताने मारा करते थे कि बहन की शादी करना, बोला यादव जी बिटिया की शादी करना। मेरा एक रिश्तेदार था, उसने बोला शादी होगी तो हम टेंट लगा देंगे, किसी ने बोला साला बर्तन दे देंगे, कोई बोला कि मंदिर में शादी कर दो। यहां तक लोग बात किया करते थे, और ये सुन के हम खड़े रहते थे। नाकाम थे, कुछ कर नहीं सकते थे, मौका था नहीं, क्या करे जिंदगी में। लेकिन थैंक्स गॉड ये बिजनेस सेफ शॉप बना हुआ है ऐसा कि एक नॉर्मल आदमी को लाके यहाँ पे ला सकता है। और उस समय मैं सोच रहा था कि अब जिंदगी में कोई मौका नहीं है। तरह तरह के ख्याल दिमाग में आते थे कि ये कर लूँ, वो वाला काम कर लूँ, ये गलत काम कर लूँ, वो सही कर लूँ, दुनिया भर की बातें आती थी। लेकिन उस वक्त में ये बिजनेस जहां पे आज हम हैं, ये बिजनेस एक अननोन व्यक्ति के माध्यम से मिला, और बिजनेस का प्लान उन्होंने दिखाया। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैं बोला सर मैं पढ़ाई करता हूं। उन्होंने बोला ये बिजनेस है आपके पास, बोला इसके बाद क्या करोगे? मैं बोला मेरा ऐसा ऐसा सिलेक्शन हुआ था, पैसा नहीं था, एडमिशन नहीं हो पाया है। तो उन्होंने बोला ये बिजनेस आपके पास है अरविंद जी, जो आप चाहते हो, जो आपकी चाहत है, घर बनाना चाहते हो घर भी बनेगा, बहन की शादी करना चाहते हो बहन की शादी भी होगी, जो ताने मारते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। और उनकी आंखों में मैंने चमक देखा, वो सामने खड़े थे, तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों अननोन व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं करता, मुझे भी नहीं हो रहा था। एक वक्त में ऐसा भी लगा कि जानता नहीं हो, पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने प्लान देखा तो पता नहीं क्या ईश्वर का धन्यवाद कि बात मुझे समझ में आई, और मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और बिजनेस की शुरुआत करने का भी स्थिति ये था मेरे भाई, जहां पे खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे पैसे चाहिए ज्वाइन करने के लिए, एक प्रोडक्ट खरीदना होता। हाँ की ना? हाँ की ना? मैंने ना पापा को बताया ना मम्मी को बताया। मेरी बड़ी बहन थी, उसके पास कुछ पैसे रखे रहते थे, जैसे तैसे करके मैं उसको समझा के जबरदस्ती करके जैसे भी करके पैसा लिया।
और गुरुदेव के अकाउंट में पैसा भेज दिया। फोन आया था गुरुदेव का सुबह में कि अरविंद जी एक बंदा रेडी है ज्वाइन करने के लिए, अगर आज आप पेमेंट भेज दोगे तो आपके नीचे वो बंदा आ जाएगा। तो मैं जोर शोर से लग गया कि पैसा आना चाहिए, जैसे तैसे करके पैसा आना चाहिए। पैसा आया, मैं गुरुदेव के अकाउंट में भेजा और भेजने के बाद फिर मैं काम करने की शुरुआत किया। फिर उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, लखनऊ बुलाया और एक मीटिंग में मुझे बैठाया। और मीटिंग में आने के बाद जब ऐसे माहौल में देखा तो मुझे लगा मैं प्लान तो ऐसे ज्वाइन कर लिया था सामने फोल्डर पलट के, लेकिन जब मीटिंग के अंदर आया तो एक ही बात समझ में आई, हो ना हो अरविंद, अगर ऐसे संगत में रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो बड़ा कुछ नहीं हो पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो इनकी जिंदगी में इतना बड़ा हुआ है तो अपनी जिंदगी में कुछ तो हो जाएगा। जो ताने मारते हैं वो ताने मारने वाली बात खत्म हो जाएगी। बोला इतना तो खत्म हो जाएगी। थैंक यू। और वहीं स्टेज पे एक बंदा आया और आकर टेस्टमनी दिया, बोला महीने का मैं 1 लाख कमाता हूं। बात मुझे कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन वो बात मुझे परफेक्ट बैठी। मैं देखा उसको और अपने आप को, ठीक हूबहू मेरी तरह बंदा था। वो भी बताया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, इंटर पास आउट हूं। मैं बोला मैं भी इंटर पास आउट हूं। अगर ये 1 लाख कमा सकते हैं, इनके अंदर ये दम है, तो मैं भी कमा सकता हूं। और मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस को शुरुआत किया काम करने की। फिर मैं वापस गांव चला गया क्योंकि मेरा लखनऊ में कोई जानने वाला नहीं था। मैं वापस अपने गांव में चला गया इस बिजनेस के बारे में लोगों से बताने। और मुझे इसे उम्मीद थी कि मैं बताऊंगा, मेरे ढेर सारे दोस्त हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, मेरे रिलेटिव हैं वो लोग शुरुआत कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मैं लोगों को बताता था, लोग ज्वाइन नहीं करते थे और उल्टा मुझे भी समझा के भेज देते थे। और लोग ये भी बोलना चालू कर दिए, पागल हो गया भाई लड़का, सिलेक्शन हुआ सीपीएमटी में, एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे, पागल हो गया, करोड़पति बना रहा है, करोड़पति बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं बताता था ये बिजनेस प्लान है और ज्वाइन कर लो आप, और आप कमा सकते हो 1 साल में 40,95,000 रुपया। और जैसे 40,95,000 बोला, तुरंत फोल्डर उल्टा पलट दिया और बोला बेटा अभी तू घर जा, अभी ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ चलता नहीं है। तो मेरे भी दिमाग में 1 सेकंड के लिए कंफ्यूजन आ गया। मैं बोला कि यार ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मैंने गुरुदेव को फोन किया, बोला सर आप तो बोल रहे थे घर बनेगा, गाड़ी आएगी, ये होगा वो होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने बोला चलो मैं बिजी हूँ, मैं बात करता हूँ। फिर शाम को उनका कॉल आया, फिर उन्होंने फिर एक बात मुझे समझाई। जानना चाहते हैं क्यों मना कर रहे हैं? बोला अरविंद जी उन्हें जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी होती, वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। अगर इस बिजनेस के बारे में जानते तो वो मना नहीं करते। लोग सलाह देते थे कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो फंस गया, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव ने एक ही बात बोली सलाह माननी है अरविंद तो सलाह ऐसे व्यक्ति की मानो जो उस सेक्टर में सफल हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, दुनिया का महान क्रिकेटर विराट कोहली जी हैं और एक बंदा बैठता है, रिक्शे चलाने वाला बंदा बैठता है और सामने बैठ के बोलता है टीवी में, बोलता 6 मारने वाली बॉल थी और साले ने मिस कर दी। हाँ की ना? तो गुरुदेव ने मुझे एक ही बात बोला भाई इसके खानदान में किसी ने बैट नहीं पकड़ा है और ये बता रहा है दुनिया के महान बल्लेबाज को कि क्रिकेट ऐसे नहीं ऐसे खेली जाती है। तो सर ने बताया कि ऐसे लोग बोलते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन लोग बोलते हैं। बोला वो जो बोलते हैं वो अलग की बात है। अरविंद जी आप देखो कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो, जरूरत क्या है, नीड क्या है। उन्होंने हर वक्त मुझे यह बात का एहसास दिलाया कि तेरे बाद तेरे गरीब परिवार में मम्मी पापा हैं, 4 बहन हैं। और जब वो बात ये बोले, जितनी बार वो इस बात को बोले, और एक बार मैं पीछे पलट के देखा, फिर सेकंड थॉट नहीं आया, फिर दिल में आया यार करना चाहिए। फिर मैं बताने लगा, जितने भी मेरे जानने वाले लोग थे, करीब 100-150 लोगों को मैंने बिजनेस के बारे में अपने शहर में खलीलाबाद में बताया, लेकिन सिंगल कोई पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ। फिर मैं गुरुदेव को फोन मिलाया, मैं बोला काम नहीं हो रहा है और मैं करना चाहता हूं, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर देखा था कि इस तरह से होता है ये सारी चीजें, क्या आलीशान जिंदगी होती है। मैं बोला गुरुदेव मैं बनना चाहता हूं, आप बताइए कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला अगर बेटा तू बनना चाहता है तुम लखनऊ आ जाओ। जैसे तैसे करके पिताजी से मैं बोला कि पापा मैं लखनऊ जा रहा हूं और जो बिजनेस मैंने शुरुआत की है मैं वहां पे काम करना चाहता हूं। तो पिताजी एक ही बात बोले अरविंद जिंदगी तुम्हारी है, ये 4 साल तेरे हैं, अगर चाह तू 4 साल में बन जाओ या चाहोगे तो 4 साल बिगड़ जाओ, ये 4 साल कभी जिंदगी से वापस आने वाले नहीं है। इंटर अपियरिंग में इंटर पास आउट किया था, बोले ये 4 साल का ही समय है, इसमें तुम बन जाओगे या बिगड़ जाओगे ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोला आप आशीर्वाद दीजिए मैं बन जाऊंगा। उनके पास 300 रुपया था, 300 रुपया उन्होंने दिया
और पैंट शर्ट पहन के, एक पैंट शर्ट पहन के और एक टी शर्ट लेके मैं लखनऊ में आया। बहुत उम्मीद के साथ आया था और यहाँ भी आके सेम कार्यक्रम चला। यहाँ भी आके लोगों को मैं बताता था, लेकिन कोई यहाँ भी नहीं ज्वाइन करता था। मैं समझ नहीं पाता था कि यार कमी क्या हो रही है। कोई बच्चा बताए, कोई कुछ बोले कि काम चलता नहीं है, ऐसी कंपनियों में कोई बनता नहीं है, कोई सफल नहीं होता है, बाहर वाला ऐसे बोले। और जब मैं मीटिंग में आऊं, जब मैं फंक्शन में आऊं, तो देखो यहाँ पे लगातार लोग बन रहे हैं, इनके पास अचीवमेंट है। बाहर में जाता था तो मैं परेशान हो जाता था, लेकिन जब भी गुरुदेव से मिलता था तो फिर वही एनर्जी आ जाती थी। पता नहीं क्या था गुरुदेव के अंदर, जब भी मैं मिला तो हमेशा गर्म करके भेजा और एक ही बात बोला, घर पे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद फिर मैं निकलता था। काम किया, मैं काम चला नहीं। 8 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना निकल गया। 8 महीने बाद उस बिजनेस में मेरा चेक बना था, ज्वाइन किया था। 8 महीना लगा था मुझे 1000 रुपए इस बिजनेस में कमाने के लिए। थैंक यू। उसके बावजूद फिर क्या हुआ और चेक भी कैसे बना। एक गुरुदेव के रिलेटिव थे, उन्होंने एक लेग में ज्वाइन करा दिया उनको, और दूसरी लेग में लखनऊ से काम चलता था। लखनऊ वाले लोगों ने लेग लंबी कर दी, एक लेग बड़ी हो गई और एक लेग में गुरुदेव का एक रिश्तेदार, मेरा कोई जानने वाला है नहीं, गुरुदेव ने इधर भी ज्वाइन कराया, इधर भी ज्वाइन कराया, दोनों तरफ उन्होंने ज्वाइन कराया। और एक बंदे को मुझे इस साइड में दे दिया लखनऊ में काम करने के लिए। उनको लेके मैं काम करने की शुरुआत कर दिया। इधर मैं काम करता था, काम बहुत अच्छा चलता था, काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन पैसा आ नहीं रहा था। और इधर टीम 150, पौने 200, 225 की टीम हो गई और एक लेग में एक बंदा ज्वाइन था। तो फिर जब भी मैं किसी से मिलता था, मैं गुरुदेव के पास फिर गया, मैं बोला सर काम नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक ही बात बोला, मैं बोला अब लग नहीं रहा है कि ये काम हो पाएगा, अब कुछ बड़ा हो पाएगा। तो उन्होंने एक ही बात बोला, अरविंद इतिहास रचने वाले के लिए ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी बात है, कुछ बड़ा करना है, परिवार में लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना है तो इधर भी करके दिखाओ। मैं तलाश कर रहा था, कोई मिले, कोई मिल नहीं रहा था। गुरुदेव एक ही बात बोलते थे, वो कोई एक बंदा होगा जो इंतजार कर रहा होगा। अरविंद हर व्यक्ति को 2 आदमी मिले हैं, किसी भी अपलाइन को उठा के देख लो, हर शख्स को 2 आदमी मिले हैं, तो तेरे लिए भी इस दुनिया के अंदर कोई 2 पैदा हुए होंगे। हाँ की ना, हाँ की ना। बोले तेरे लिए भी कोई 2 पैदा हुए होंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन जरूरत है उन तक जाने की। बोला सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है, भगवान भी टेस्ट करना चाहता है। ये मान सम्मान, ये डायमंड शेप, ये पैसा, ये लाइफ स्टाइल, बोला नॉर्मल आदमी को नहीं मिलती है, जो उसकी कीमत पेड करता है उसको मिलती है। क्या बोलते हैं सारे लोग। गुरुदेव ने बोला अरविंद जी घड़ी है, तो घड़ी तब आपकी है जब आपने इसकी कीमत पे की। हाँ की ना, हाँ की ना। तो उन्होंने बोला जब इस सफलता का कीमत चुका दोगे आप, तो ये आपकी हो जाएगी। जैसे तैसे करके ऊपर वाला कुछ बड़ा कराना चाहता था। मैं भी इस बात को लेकर पेशेंस मार के बैठा था। ट्रेनिंग में एक ही बात बताया था कि पेशेंस करके रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य रख के काम करने की जरूरत है। मैं भी धैर्य रख के काम कर रहा था, लेकिन धैर्य काम तब नहीं आता जब रोकड़ा नहीं आता। हाँ की ना, हाँ की ना। धैर्य टूट रहा था, उसी वक्त एक बंदे से मुलाकात हुई, अनजान बंदा, वो इधर से आया, मैं इधर से गया। एक चाय की दुकान पे मुलाकात हुई और मैंने उनको प्लान दिखाया। मैं बोला सर ये बिजनेस है, ज्वाइन कर लो आप। मैं परेशान आदमी था, लेकिन मैंने उनको बहुत दमदारी से प्लान दिखाया और बंदा ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मेरा काम चला और उनको लेके मैं फैजाबाद में गया, फैजाबाद में काम करने की शुरुआत किया। एक ही बात मैं बोलूंगा, जिस दिन से वो भी बंदा मेरे जीवन में आया, रियली बता दूं बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। मैं जरूर चाहूंगा जितेंद्र जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। वो ज्वाइन हुआ बंदा, फिर हम गए फैजाबाद में काम करने के लिए। ऐसा नहीं था कि फैजाबाद के लोग रेडी थे ज्वाइन करने के लिए, वहां भी समस्या आती थी, लेकिन मैं सर के साथ रहता था। सर एक ही बात बोलते थे जितेंद्र जी, बोले सर कोई बात नहीं, इतिहास बना के रखेंगे, दोनों भाई मिलकर इतिहास बनाएंगे। जैसे तैसे करके काम चला, धीरे धीरे काम चला और बढ़ा और बढ़ा। सिल्वर बना मैं, गोल्ड बना मैं, पर्ल बना मैं, टोपाज बना मैं, एमरल्ड बना मैं, रूबी बना मैं। और इस बिजनेस में जब मैं शुरुआत किया था, अपने एक दोस्त को मैंने प्लान दिखाया था, तो उसने एक बात बोली थी, जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। उसने एक बात बोली थी और मुझे 100% यकीन था, अगर मैं इसको प्लान दिखाऊंगा तो सबसे पहले कोई ज्वाइन करे ना करे, ये ज्वाइन करे। वो बोला अरविंद जा, तुझे मैं लिख के दे सकता हूं ये बात कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी पहली बात होती नहीं है, होती भी है तो किसी का काम चलता नहीं है, अगर चलता भी है किसी का तो तू इतना शर्मिला है, तेरे साथ नहीं चलने वाला है और तू नहीं बन सकता डायमंड। आज मैं बोलता हूं भाई साहब,
मैंने गुरुदेव को बताई ये बात कि उसने ऐसे बोला था। गुरुदेव ने बोला बोल के अरविंद जवाब नहीं देना है, काम करो, एक वक्त जब आएगा डिसीजन आप काम करोगे तो जवाब मिल जाएगा। और भाई साहब आज करारा जवाब है, आज मैं डायमंड बन गया, डायमंड बन के मैं खड़ा हूं। थैंक यू। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मीटिंग्स में जाना होता था, पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन थैंक्स गॉड मेरे इतने ग्रेट अपलाइन है, आज मैं जो भी कुछ हूं, व्हाटएवर जो भी मैं कुछ हूं, अपने सभी अपलाइनों की वजह से हूं। मैं कम ज्यादा करके किसी को नहीं बता सकता, ना कंपेयर कर सकता, लेकिन एक ही बात बोलता हूं, सबका एक रिजर्व रोल रहा मेरी जिंदगी में, मेरी इस डायमंडशिप में। जो जिससे बन पाया उन्होंने सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं। तो मैं जरूर चाहूंगा श्री जेपी सर के लिए, श्री अनुज सर के लिए, श्री शिवानंद मिश्रा सर के लिए, श्री परशुराम जी के लिए और ऑनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड महागुरु श्री माधव सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार अल्लाह बोल के, जोरदार। थैंक यू। अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं यहां पे होता। जो भी कुछ हुई नहीं की वजह से हूं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम यहां पे नहीं होते, आज भी वही जीवन जी रहे होते, आज भी घर में खाने पीने की दिक्कत होती, झोपड़ी का घर है, आज भी उसी समस्या में फंसे रहते। लेकिन थैंक्स गॉड ऐसे महान शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई और मैं अपने मेंटर रॉयल ड्रीमर्स के फाउंडर लीडर रिस्पेक्टेड महागुरु जी श्री माधव सर का बहुत बड़ा फैन हूं। गुरुदेव को शायद याद हो ना याद हो, लेकिन एक बार का वक्त है, मैं गोरखपुर में एक प्रोग्राम में गया था और उस फंक्शन में जाने के बाद करीब मेरी 450 की टीम थी। उस वीक में हाईएस्ट सेल में भेजा था, फैजाबाद से 52 सेल भेजा था एक वीक के अंदर। तो वहां पे कुछ स्टार परफॉर्मर को बुलाया गया था, करीब 6-7 लोग थे, उसमें मैं भी गया था। और गुरुदेव ने एक पेपर दिया था और बोला था ये चैलेंज है, दिखाना चाहूंगा मैं आपको। उन्होंने एक पेपर दिया था और बोला ये अरविंद जी ये चैलेंज है आपके लिए। जितने लोग वहां पे थे करीब 7 लोगों को दिया गया था। बोला ये चैलेंज है आपकी डायमंडशिप के लिए। ये 500 की नोट दिया था गुरुदेव ने, बोला मैं उस दिन वापस लूंगा जिस दिन तू डायमंड बन जाएगा। तो महागुरु जी मैं बोलता हूं आज मैं आपको वापस करता हूं और आज मैं डायमंड बन गया, मैं डायमंड बन गया मैं। चलो ये 500 रुपए के नोट से टाइगर डायमंड बन गया, तो अभी इसको भी तुम्हें अपने पास रखना है और इससे कोई और तुमको डायमंड बनाना है। सब थैंक यू। महागुरु जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। मैं लकी हूं कि मेरे अपलाइन एक से बढ़ के एक हैं, जो पूरे इंडिया लेवल पे ऐतिहासिक अगर बात आती है तो ऐतिहासिक बात आती है कि नंबर 1 में बात है। फिर मुलाकात हुई एक महान शख्सियत से जिन्हें आइकन मानता हूं मैं, बहुत बड़ा रोल रहा है उनका मेरे यहां तक की जर्नी में, श्री परशुराम सर का। मैं चाहूंगा महागुरु जी श्री परशुराम जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। उसके बाद एक महान शख्सियत यहां पे बैठे हैं जिनको देखने के बाद मैं हर वक्त मोटिवेट रहा। मैं जब भी उनसे मिला तो अंदर से आग लगी और एक ही बात वो बोलते थे। अभी एक प्रोग्राम में हम बैठे थे सर के साथ नारी नाट्य कला में, और सर ने बोला एक वक्त की बात है, लखनऊ में मैं सर के साथ काम करता था, मैं लखनऊ में काम करता था और सर भी यहीं पे रहा करते थे। करीब 2-3 दिन बीत गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। सर बोल रहे थे शायद अरविंद जी को याद हो ना याद हो। सर जीवन भर याद रहेगा, ऋणी हूं मैं जीवन भर आपका, श्री शिवानंद मिश्रा सर का। इन्होंने हजरतगंज चौराहे पे बुला के मुझे 100 रुपया दिया। 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया था और गुरुदेव ने 100 रुपया दिया तो मैं खाना खाया था। याद है गुरुदेव। मैं चाहूंगा श्री शिवानंद मिश्रा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। टाइगर हैं और टाइगर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइगर इतिहास रच के दिखाता है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जब भी मैं मिला हमेशा मोटिवेट करके भेजा। सर का बहुत बड़ा रोल है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। मैं जरूर चाहूंगा श्री अनुज सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। और बात करूं एक व्यक्तित्व की, आज मैं यहां पे हूं, जो भी कुछ हूं, शायद उन्होंने भरोसा नहीं दिखाया होता तो मैं यहां पे नहीं होता। मैं बोलता हूं आपको, आदमी इस बिजनेस के बारे में क्या समझता है, क्या जानता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ही कोई अनजान व्यक्ति को अपने घर में बुलाए। क्या बोलते हैं सारे लोग? शायद ही कोई अनजान व्यक्ति को अपने घर में बुलाए। गुरुदेव ने लखनऊ में मुझे बुलाया था
और अपने घर पे रखे हुए थे। कभी बेटे से कम माना नहीं। मैडम भी बैठी हुई है, मां की तरह प्यार मिला। और मैं घर पे रहा करता था, मैं काम करता था, काम चलता नहीं था। 3-4 महीना मैं गुरुदेव के घर पे रहा। उसके बाद प्रॉब्लम होती थी क्योंकि रात में हम देर से आया करते थे, वापस हम देर से आते थे। गुरुदेव का जब छुट्टी होती थी, ऑफिस से फ्री होते थे, उस टाइम हम दोनों लोग साथ में निकलते थे, बिजनेस के बारे में बताते थे। क्योंकि मैं काम करता था, लोग टहला दिया करते थे, गुरुदेव साथ में रहते थे, रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आया करता था, तो मैं वेट करता था। जब वो आते थे तो मैं उनके साथ निकलता था, बाकी दिन में मैं सिंगल काम करता था। तो जब तक मैं घर पे था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कभी खाने की दिक्कत हुई, ना कभी पीने की दिक्कत हुई, ना पहनने की दिक्कत हुई। जो था वो व्यवस्था करके रखते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि यार अरविंद, प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस बड़ा करना है, एक रूम ले लेते हैं तुम्हारे लिए। लखनऊ में एक रूम ले लिया गया, और रूम भी दूसरे का रूम था, सारा सामान उसका था, मेरा सिर्फ मेरी शरीर थी और मेरा एक पैंट शर्ट था, मेरी एक टी शर्ट थी, बस इतना मेरे पास था। ठंड का समय था और वहां पे मैं रहने लगा। उसके घर में भी एक रजाई हुआ करती थी, और साला रजाई भी ऐसी थी कि बीच से रजाई पूरी, आप मतलब कोने से कहीं से फटी हो तो चल भी जाती थी, लेकिन बीच से वो पूरा जल गई थी। तो मैं रात में सोया भी करता था तो पूरे हाथ पैर मोड़ के और उसको जिस तरह भी सटा के सोया करता था। घर पे रहता था मैं गुरुदेव को, ना कभी खाने की दिक्कत, कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, सारी चीजें बढ़िया हुआ करता था। लेकिन जब मैं वहां पे रहने लगा तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। कभी कहा नहीं मैं गुरुदेव से इस बात को, क्योंकि मैं एक ही बात जानता था, अरविंद अगर तू रोना रोएगा तो कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। 4 बाग की बात है, लखनऊ में मैं डेली शाम को वहां पे जाया करता था। एक दुकान थी, 10 रुपए का चावल मिलता था उसके वहां, सिर्फ मैं चावल उसके वहां इसलिए खाता था कि उसकी सब्जी इतनी तीखी हुआ करती थी। उसको खाने के बाद मैं पानी पी के आता था, 1 लीटर से ज्यादा पानी पी लेता था, और 10 रुपए के चावल मेरा पेट भर जाया करता था। एक दिन का वाकया है, मेरे पास 7 रुपया था और मैं गया उसके पास, मैं सोचा मैं इसका रोज का ग्राहक हूं और शायद ये मान जाएगा। सुबह भी मैं कुछ खाया नहीं था और गया मैं उस बंदे के पास, उसने दिया नहीं, मना कर दिया। ढेर सारी मेरी टीम भी थी वहां पे, कुछ लोग ज्वाइन भी थे, 1 लेग जो चल रही थी वहां के लोग थे, लेकिन मैंने बताया नहीं, मैं वापस चला आया। और गुरुदेव से कभी मैं ये बात शेयर नहीं किया कि गुरुदेव इतनी प्रॉब्लम है। मैं एक ही बात जानता था, अरविंद ये तेरा टेस्ट है, ये तेरा इम्तिहान है, ऊपर वाला देखना चाहता है तो इस भीड़ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ऊपर वाला जज कर रहा है, डिसीजन तेरा है, तुझे क्या करना है तेरे पे डिपेंड करता है। मैं बोला अगर आज दुख वाले दिन है तो एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे वाले दिन भी आ जाएंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना। मैंने कभी शेयर नहीं किया गुरुदेव का, एक ही बात मैं बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर, इस व्यवसाय के अंदर जो अपलाइन मुझे मिली, जो मेंटरशिप मुझे मिली, मैं ईश्वर को दिन रात धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए। और जो एक महान शख्सियत मुझे मिली, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ, पूरा जीवन मैं और मेरा परिवार रेडी रहेगा। मैं जरूर चाहूंगा सर जेपी सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। महागुरु जी जोरदार ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। क्योंकि शायद वो नहीं होते तो आज भी लोग ताने मार रहे होते कि हम बर्तन दे देंगे, हम टेंट लगा देंगे। हमारा झोपड़ी का घर था और बारिश हुआ करती थी, घर के किनारे एक पेड़ हुआ करता था, और जब भी बारिश और आंधी आए, पेड़ लिपस्टिक का पेड़ था, वो इतना बड़ा था दला, जब भी आंधी आए तो मम्मी पापा एक किनारे पकड़ के खड़े हो जाए और घर के सारे लोग बाहर रहा करते थे। रात पूरी रात नहीं सोते थे, बारिश हो रही है तो पानी निकाला जाया करता था, ये स्थिति हुआ करती थी। और गुरुदेव आपने वहां से निकाल के इस आलीशान जगह तक पहुंचा दिया। इस पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सभी मेंटर्स हो जाता है, पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सभी मेंटर्स को आता है। मैं चाहूंगा बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और यहां तक आने में भाई मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। जब कभी काम नहीं चला तो मैं सिर्फ एक ही काम किया। लोग अगले की बात मान लेते हैं, मैं सिर्फ गुरुदेव के पास गया, उन्होंने एक कहानी मुझे समझा के रखी थी। बोला बेटा ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तू डायमंड बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, परिवार को दलदल से निकाल के लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। और बोला इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। और मैं बोला अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो उन्होंने एक ही बात बोला
कि डेली सुबह तुमको जगना है और फोल्डर उठाना है और एक ही बात बोलना है। कंपनी 5 सेक्टर में काम करती है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति, A3/24 जनकपुरी दिल्ली में कंपनी काम करती है और सुबह से शाम तक इसको रटते रहना। और मैं जब भी काम नहीं चला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, उस प्लान को मैं दिखाया और मैंने कभी ये इंतजार नहीं किया रात को 12 बज रहा है, उस टाइम पे भी अगर कोई प्लान देखता था तो भी मैं प्लान दिखाने के लिए रेडी रहता था। काम से कभी मैं पीछे नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं कभी परेशान हुआ तो गुरुदेव का सहयोग रहा। जब भी कभी परेशान हुआ तो पीछे अपने परिवार का चेहरा एक बार मुड़ के देखा और उसे देखने के बाद भाई मैं हमेशा मोटिवेट रहा करता था। मम्मी मेरी एक बात बोलती है, आज भी बोलती है, बहन को भी कंप्लेन रहता है, भाई भी बोलता है कि भैया आप घर नहीं आते हो। मम्मी बोलती है बेटा घर आ जाओ, मम्मी पापा वहीं पे मिल गए हैं। मम्मी मैं बोलता हूं मम्मी पापा एक जन्म तो दिए, एक मम्मी पापा और मिले जिन्होंने पाल के यहां पे पहुंचाया और स्टेज पे खड़ा क्या है। वो बोले बहुत बार ऐसा हुआ, दिवाली रही, होली रही, अगर टीम को जरूरत थी, अगर काम की जरूरत थी, अभी लास्ट दिवाली की बात करें, हमारे वहां फंक्शन था, अंबेडकर नगर में हम गए नहीं। जब भी होली दिवाली हुआ करती थी घर से फोन आता था और लोग बोलते थे बेटा एक बार घर आ जाओ। घर आ जाओगे तो सारी चीजें, थोड़ा सा परिवार में जो स्थिति नहीं अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो स्थिति बढ़िया हो जाएगी। जानना चाहते हैं मैं घर क्यों नहीं जाता था? जानना चाहते हैं? अब तो काम की वजह से नहीं जाता हूं, शायद बिजी रहता है कुछ काम, इस वजह से नहीं जाता हूं, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं जाता था भाई, क्योंकि पैसे मेरे पास हुआ नहीं करते थे और मैं एक ही बात सोचता था, मैं घर में जाऊंगा तो आज भी वही स्थिति होगी, शायद खाना बना होगा कि नहीं बना होगा, मम्मी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। हमारे घर में गेहूं तक उबाल के खाया जाता था और गेहूं उबाल के खाने में भी इतने लाले थे, घर का हर शख्स खाना खाता था, लेकिन जब हमारी मम्मी पापा की आती थी तो पानी पी के उठ जाया करती थी मम्मी रो के मेरी, और अंदर से एक ही बात आती थी, साला इसके लिए प्लान दिखाने की बात करते हो अरविंद, मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन इस चीज से तो बाहर निकल के आना, इस बात के लिए तो साला मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, अरे प्लान दिखाना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आज इस शेप्स ऑफ बिजनेस ने, इस अपलाइन ने सब कुछ मुझे वो दिया। नंगा आया हुआ था मैं 300 रुपए लेके पैंट शर्ट पहन के, लेकिन आज जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो पैसा, जो लाइफ स्टाइल, जो जिंदगी शेप्स आपने बख्शी है, शायद मैं कुछ भी करता बाहर की दुनिया में, इंटर पास आउट बंदे को अगर मार्केट में जाएगा तो 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलना मुश्किल सी बात है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए, लेकिन जो भी है इस बिजनेस के माध्यम से आए थे तो लगता नहीं था इतना बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में थी, एक दिन वो आएगा जिस दिन हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे, और ये बात दिमाग में हमेशा रहती, एक दिन तो आएगा जिस दिन हम डायमंड बनेंगे, और आज वो दिन आ चुका है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? काम करने की बात, अचीवमेंट्स की बात आप करिए। जिस परिवार में खाने की व्यवस्था नहीं थी, आज मेरे फैमिली में खाने पीने की समस्या नहीं है, जो जिसका दिल करे खा पी पहन सकता है, जो बोलता है, भाई भी मेरा यहाँ पे बैठा है, मुझे देखता है उसके भी शौक बड़े हैं, जो बोलता है भैया ये फोन चाहिए, ये खाना, ये पीना, ये पहनना, सब कुछ अवेलेबल है। एक एटीएम उधर ही देकर रखा, बोला जितना रगड़ सकता है रगड़ ले, भाई तेरा कमाने के लिए तैयार हो, साला कभी कम नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। थैंक यू। खाने पीने की समस्या खत्म हो गई। सबसे बड़ी, अगर इस बिजनेस के माध्यम से सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे कोई मिला है तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यही है कि जो लोग मार्केट में ताने मारते थे, बहन की शादी मंदिर में होगी, हम बर्तन देंगे, हम टेंट देंगे, आज भी लोग वो वही हैं। और तब से मैं आज तक मिला नहीं, जब से मैं शेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन किया, आज तक मैं किसी रिश्तेदार से नहीं मिला, सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, ना किसी जानने वाले से मिला। गांव में भी गया तो रात में घर गया और सुबह घर से वापस निकल के आया। बहुत बार हुआ है, गुरुदेव सामने बैठे हैं, बहुत बार हुआ है। एक बार गुरुदेव का फोन आया दिवाली के दिन, दिवाली के सेकंड डे में, आज दिवाली खत्म हुई, दूसरे दिन कोई कहीं जाता नहीं, गुरुदेव का फोन आया, बोले कहाँ हो टाइगर? बोला गुरुदेव मैं लखनऊ में हूं। बोला आज तो कम से कम रुक जाते। मैं बोला रुक तो जाता, लेकिन ये लोग हैं, घर में रुकूंगा भी तो रुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आते थे, वो जब भी मिलते थे तो ताने मारा करते थे। बोला कोई बात नहीं गुरुदेव, एक वक्त ऐसा आएगा कि इतिहास बना के दिखाएंगे। हाँ की ना? हाँ की ना? और सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से मैं लिया हूं, तो मैं इस बिजनेस में काम करके, जो मार्केट में तरह तरह की बकवासबाजी करता है ना, बहन हमारी है, साला चिंता दूसरे क्यों है, बेटी हमारे पिताजी की है, हमें चिंता है भाई, अगले को चिंता होगी कि हमें होगी, हमें चिंता है इस बात की कि हमारी बहन बड़ी है, पिताजी को चिंता है कि बेटी है हमारी।
अब बड़ी हो गई है, शादी करना चाहिए। लेकिन हमसे ज्यादा फिक्र वो मार्केट में लोग करते थे, क्योंकि सिर्फ उनके बतौलेबाजी करनी थी। साला उनका मुंह बंद करके रखा। इस बिजनेस से अगर सबसे बड़ा कुछ कमाया तो एक बहन की शादी कर दिया यहाँ पे, और धूमधाम से किया हूं, धूमधाम से। थैंक यू। और आज भी लोग बोलते हैं एक की करके शांत हो गया, दूसरी बहन है कर नहीं रहा है। आज मैं एक ही बात बोलता हूं, आज अपने पास पैसा है, जब दिल करेगा जो बहन चाहेगी, जिस तरह से करना चाहेगी उस तरह से शादी कर सकता हूं। आ गई ना, उस तरह से कर सकता हूं। और मैं बोलता हूं आपको भाई, देखी जा रही है शादी, आप भी लोग यहीं पे हैं, और वो जो बोलते थे वो भी लोग वहीं पे हैं। इसी साल नवंबर में शादी करूंगा, और इतनी धूमधाम से करूंगा कि शायद उस जवार का कोई व्यक्ति शादी किया उस तरह से। इतना धूमधाम से करूंगा मैं। ये ड्रीम है मेरा, ये ड्रीम है मेरा। मैं काम करता था तो हर वक्त यही बात सोचता, जब भी कोई ना बोलता था तो मैं एक ही बात याद करता था, उस व्यक्ति का चेहरा, यार वो क्या बात कर रहे होंगे, क्योंकि मैं घर पे प्रेजेंस नहीं हूं। वो तरह तरह की बात करते थे, उल्टा पुल्टा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, दुनिया भर की बातें। खैर वो उनकी सोच है, उनकी बातें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ही है कि हमें बड़ा करके दिखाना है। आगे यहाँ बहन की शादी कर दिया, खाने पीने की समस्या नहीं है, जो चाहते हैं सारी चीजें हो जाती है। फिर दिमाग में एक बात आई, पैदल आया था इसी लखनऊ में, मैं पैदल चल के मैं बिजनेस किया, पैदल घूम के पूरा लखनऊ शहर, भाई साहब पूरा लखनऊ शहर। रेयर केस में शायद कोई ऐसी गली बची हो जहां पे मैं पैदल नहीं गया हूं, तो पूरे लखनऊ को पैदल नाप दिया हूं। पूरे लखनऊ की बात कर रहा हूं, पैदल नाप दिया हूं पूरे लखनऊ को। थैंक यू। फिर काम किया, थोड़ा सा पैसा आया। मेरा ड्रीम था, जब मैं पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त अमीर घर का लड़का था, वो बाइक से आता था, पल्सर बाइक से आता था, ब्लैक कलर की। और तब से मेरे दिमाग में एक बात थी, जीवन में कभी भी पैसा कमाऊंगा तो एक बार मोटरसाइकिल खरीदूंगा और ब्लैक कलर की पल्सर खरीदूंगा। पैसा आया, इस बिजनेस में काम किया मैंने। सबसे पहले अगर कुछ मैं खरीदा तो एक पल्सर बाइक खरीदा अपनी। इस बिजनेस में काम करके एक बाइक खरीदा मैं। थैंक यू। फिर काम थोड़ा और बढ़ा, काम और चला। फिर एक ही बात दिमाग में आई कि यार अब गाड़ी होनी चाहिए, कार होना चाहिए, क्योंकि जो भी लीडर्स काम कर रहे थे सबके पास कार थी। और एक ही बात हम बोलते थे, ट्रेनिंग में भी एक ही बात बोलते थे, आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो कार आएगी। हाँ की ना, हाँ की ना। तो भाई साहब, जो लड़का पैदल लखनऊ में घुमा करता था, आज के समय में 11,67,000 की कार मेंटेन करता, रेड कलर की, साला बाहर खड़ी है, कांटे वाली कार, धमाकेदार। 11,67,000 की गाड़ी से चलता हूं मैं। और गाड़ी भी लाके ना, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा लखनऊ में, 5-5 साल से गाड़ी है और गाड़ी चली है 6,000 किलोमीटर। बाहर गाड़ी खड़ी है, मीटर देख के आओ आप। 10 मई को खरीदा था मैं, 2017 में 10 मई को आया था, 45,000 किलोमीटर रगड़ दिया गाड़ी को। 45,000 किलोमीटर चला दिया। गाड़ी रखने के लिए नहीं लाया, चला के दिखाया। ये नहीं था कि सेफ साहब से एक बार पैसा आ गया और एक बार पैसा आने के बाद हमने गाड़ी खरीद ली और खरीद को उसको शोरूम में लगा दिया। गुरुदेव ने एक ही बात बोला टाइगर ये सिर्फ सीखने के लिए आई है और रगड़ के इसको चलाना है। धुआंधार तरीके से चलाते हैं। मार्केट में आदमी बड़ी बड़ी बात करता है, मेरे पे घर है, मेरे पे गाड़ी है, फलाना है, धमाका है, लेकिन है और संडे निकलती है। हाँ की ना, हाँ की ना। कुछ लोग भाई साहब ऐसी गाड़ियां हैं सिर्फ संडे को निकलती हैं, बच्चों को बिठा के आइसक्रीम 10-90 पे और 10-90 से वापस, और कहीं चलती नहीं है। और 5 साल में भी मीटर देखोगे तो साला 4,000 है, 4,000 है मीटर उनका, और इधर 45,000 है सेफ साहब का टाइगर का। सही है। फिर एक कसक और थी कि मेरे पास घर नहीं है, मेरा झोपड़ी का घर है। तो घर में जहां पे घर है गांव में, वहां पे अभी कुछ भटा नहीं है और दुनिया भर के पंगे हैं। मैं बोला ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव से मैंने बात किया, मैं बोला मजा नहीं आ रहा गुरुदेव रेंट उंट पे रहने पे। तो बोला बताओ क्या करना है। एक दिन हम लोग गए थे, असली वाकया मैं बताता हूं। एक दिन हम लोग गए थे रेंट पे रूम देखने। आप देखो इस बिजनेस की पावर कितनी है। रेंट पे रूम देखने गए थे, एक बंदा मुझे बताया, जहां पे मैं रहता हूं, उन्होंने बताया कि भैया वहां पे जाओ, आपको रेंट पे फ्लैट मिल जाएगा। हम लोग गए फ्लैट देखने के लिए और फ्लैट को देखा गया तो पसंद आ गया। आप सोच के देखो, जिस लड़के को लखनऊ में खाने की व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए परेशान हुआ करता था, फ्लैट देख के आए। मैं बोला गुरुदेव पसंद है। बोले क्या करना है। मैं बोला अपना हो जाए तो बढ़िया है। गुरुदेव ने बोला डन है। तो भाई साहब मैं बताता हूं, जो लड़का नंगा भूखा आया था, आज के समय में 35 लाख के फ्लैट का मालिक है। 10 तारीख को रजिस्ट्री कराया, 35 लाख का फ्लैट है। 35 लाख का फ्लैट में रहता हूं। थैंक यू। सेफ साहब ने सब कुछ दिया है, जितना मैं रियली बता दूं, इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सब कुछ इस बिजनेस ने मुझे दे दिया है। थैंक्स गॉड, सभी मेंटर्स का, पूरी टीम का।
जिनकी वजह से सारी चीजें सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, हाँ कि ना। बाकी एक बात और रहती है, आदमी के दिमाग में रहता है पैसा आता है तो घूमना घामना चाहिए, हाँ कि ना। हाँ कि ना, बोल नहीं रहे सारे लोग, जलन हो रही है। यस, जलन हो रही है। बोला घूमने घामने की बात है तो महागुरु जी लोग इतने विजनरी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। घूमने घुमाने की बात आप करो, पूरे भारत में हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी कि 400-500 के रूम में रह सके, रजाई फटी है तो रजाई खरीद सके ओढ़ने के लिए, और गुरुदेव लोगों ने 5 स्टार होटल में दुनिया भर के घुमा के रख दिया। और एक ड्रीम था मेरा बचपन में, जब मैं हवाई जहाज को देखता था तो मेरा एक ड्रीम था, एक बार जिंदगी में कभी भी पैसे कमाऊंगा, स्थिति कुछ भी रहेगी, कुछ भी स्थिति रहेगी, जिंदगी में कभी भी पैसे कमाऊंगा तो हवाई जहाज में बैठना है। और कुछ लोग हवाई जहाज में बैठने का ड्रीम ऐसे पूरा करते हैं, बोला एक बार टिकट कटा लिया, लखनऊ से बैठा दिल्ली उतर गया 55 मिनट में, और दिल्ली से बैठा लखनऊ उतर गया, हाँ कि ना। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, बोला इधर से जाऊंगा ट्रेन से, उधर से आऊंगा फ्लाइट से, और एक ड्रीम अपना पूरा हो गया कि जहाज में बैठ गया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। लेकिन थैंक्स गॉड हमारे महागुरु जी लोगों का विजन इतना बड़ा है। पहली बार में इस लड़के को बैठाया और 55 मिनट के लिए नहीं बैठाया, और इंडिया में चढ़ के इंडिया में उतरने के लिए नहीं बैठाया, एक ही बार बैठाया, साला हांगकांग में ले जाके उतारा, 6 घंटे बैठा रहा फ्लाइट में, लगातार 6 घंटे तक, 6 घंटे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। इंडिया में बहुत घूमा, विदेश यात्रा भी कराई महागुरु जी ने लोगों ने, हांगकांग गया, मकाऊ गया, चाइना गया। अभी रिसेंट आपको बात बताता हूं, आज डायमंड शिप है, 26 तारीख को आया हूं मैं। कहां से आया हूं जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हो आप? बोला जाता है, और मैं इस बात को वहां से आने के बाद बोलता हूं, अगर इंसान को जन्म मिला है ना, लोग बोलते हैं धरती का स्वर्ग माना जाता है, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं धरती का स्वर्ग माना जाता है। मालूम है ये बात? मालूम है ये बात? अपना तो साला कभी जिंदगी में सोच भी नहीं थे, स्विट्जरलैंड और पेरिस, एफिल टावर, हाय रे, कभी सपने में भी नहीं आता था एफिल टावर। और स्विट्जरलैंड हम जा सकते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड ऐसा बिजनेस मिला, ऐसे मेंटर्स के गाइडेंस में रहा, जहां पे खाने की जिल्लत थी, साइकिल पे चलने की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे जहाज में बैठाया दोबारा से। अभी रिसेंट 17 तारीख को गया मैं, पेरिस और स्विट्जरलैंड घूम के आया, जहां धरती का स्वर्ग बोला जाता है। मैं एक ही बात बोलता हूं, आदमी को मरने से पहले कुछ जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए, एक बार जरूर स्विट्जरलैंड घूम के आना चाहिए। मैं बोलता हूं इस बात को। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, पूरे संत कबीर नगर की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पापा अगर ब्लॉक की बात करूं, मैं शायद पूरे ब्लॉक में अगले 40-50 गांव की मैं बात करूं, शायद कोई कमाने के लिए विदेश गया होगा, इकलौता लड़का हूं जो घूमने के लिए विदेश घूम के आया हूं, इकलौता लड़का हूं मैं। थैंक यू। अब पिताजी एक ही बात करते थे, अरविंद ईमानदारी से रहना है बेटा, और कुछ बड़ा करके दिखाना है, तभी हम इस जिल्लत से बाहर निकल के आ पाएंगे। आज मैं पापा को बोलता हूं, पापा बड़ा करके लड़के ने दिखा दिया, आपका आशीर्वाद है साला, बहुत ऐतिहासिक करके दिखाएंगे, जो बचा हुआ है वो भी ऐतिहासिक करके दिखाएंगे। थैंक यू। यहां तक आने में मेरी टीम का बहुत सहयोग है, टीम के लीडर्स का, क्योंकि 95% लोग मेरे नेटवर्क में ऐसे हैं जो एज में मेरे से बड़े हैं, लेकिन इतना शानदार सिस्टम है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं लोग, जो भी बात बोल दिया जाए, कभी बात के लिए मना नहीं करते हैं, काम के लिए बोल दिया जाए, कोई टास्क अगर लगा दिया जाए उसको पूरा करके देते हैं, कभी भी बहानेबाजी नहीं करते, कभी भी ये मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं छोटा हूं, हमेशा उन्होंने सहयोग किया है। तो मैं जरूर चाहूंगा आप सभी लोग के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। कमिटमेंट की मैं बात करूं, आज तक एक ही बात सुना था और ढेर सारे लोग को देखा था डायमंड बनते हुए, हाँ कि ना। आज खुद रियली बता दूं,
खाना दूसरा कोई खाए तो मजा आता नहीं है, पेट में अपने जाएगा तो ही मजा आएगा। क्या बोलते हो सारे लोग? क्या बोलते हैं सारे लोग? तो एक ही बात समझ में आया, खुद बनने के बाद एक ही बात समझ में आया है, आज एक अरविंद निकल के आया है यहाँ पे, एक वो बच्चा निकल के आया है, एक परिवार में आज खुशियां हैं, पीछे ढेर सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे खड़ा होने के बाद एक ही बात का कमिटमेंट है, गुरुदेव ईश्वर ने सांसें बख्शी रही इस जीवन में, इस दुनिया में मैं हूं, सांस ईश्वर ने बख्शी है, तो 1000 डायमंड बनाने से पहले इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। 1000 पूरे होंगे तो भी यहां से जाएंगे, उसके पहले जाने वाला नहीं हूं। प्रेजेंट की कमिटमेंट की बात करें, गुरुदेव बात कर रहे थे 2 अक्टूबर को, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूं, आगरा में भी मैंने बोला था 2 अक्टूबर को मैं उधर 6 डायमंड के साथ मिलूंगा। 2 अक्टूबर तक मेरी टीम से 6 डायमंड कंप्लीट हो रहे हैं, 6 और नए डायमंड बन रहे हैं, 6 नए डायमंड बन रहे हैं। बाकी गुरुदेव आप लोग का आशीर्वाद है, जिस तरह से है और मुझे मालूम है हमेशा बना रहेगा। आपको भरोसा दिलाता हूं मैं एक बात का, अभी तो शुरुआत हुई है, सीखा है हमने, खड़े होने का रास्ता पता चला हुआ, यहां तक आने का रास्ता पता चला है। आपको भरोसा दिलाता हूं मैं, जिस तरीके से जो सोचा है आपने, जिस तरह से आपने परवरिश किया है, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं गुरुदेव, इस दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में नाम करके दिखाएंगे, आपका नाम रोशन करके